ये तो हम सबको पता है कि बाबा साहेब कितने पुस्तक प्रेमी थे। वे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते समय बस पुस्तक पढ़ा करते थे। बाबा साहेब को जिन्होंने भी देखा वे जानते हैं कि वे सदा पुस्तकों से घिरे रहते थे। प्रतिदिन पुस्तकालयों में और पुस्तक विक्रेताओं के पास जाते थे। कोई नई किताब आई हो तो उसे खरीद कर लाते थे। ज्ञान प्राप्ति ही उनका समय यापन करना था। कोई भी उनके समय को नष्ट नहीं कर सकता था। व्यापारी के लिए धन कमाना ही समय है। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए समय ही सब कुछ था, वैसे ही बाबा साहब के लिए ज्ञानार्जन करना ही सब कुछ था। वे अपने जीवन का एक एक क्षण का महत्व समझते थे, इसलिए प्रत्येक क्षण को वे ज्ञानार्जन में ही लगाते थे। कोई भी दर्शक या मिलने वाला उनके समय को नष्ट नहीं कर सकता था। वे एक बार अध्ययन कक्ष में गए और किताबों को पढ़ना शुरू किया तो फिर पुस्तकों में ही रम जाते थे। दर्शक उनकी तन्मयता को देखकर स्वयं उस कमरे से बाहर चला जाता था। उनके चारों ओर शांति का वातावरण बना रहता था। उनका पुस्तक प्रेम इतना महान था कि उन्होंने राजगृह मुंबई का अपना निवास स्थान को पुस्तकों के लिए बनाया था और उसका निर्माण इस तरह कराया था कि उसमें उनका ज्ञान का भंडार पूरी तरह संभाल कर रखा जा सके। राजगृह में हर स्थान पर पुस्तकें ही पुस्तकें रखी रहती थी। दरअसल राजगृह की पहली और दूसरी मंजिलों में स्थान स्थान पर विभिन्न विषयों की पढ़ने वाली पुस्तकें रखी गई थी। उनकी संख्या सैकड़ों में थी। वे एक टेबल पर बैठकर एक ही विषय की पुस्तक पढ़ते थे, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते उनका मस्तिष्क थक जाता था तो थोड़ी देर इधर उधर अध्ययन कक्ष में घूमकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठकर दूसरे विषय पर लिखी हुई किताबों को पढ़ते या अध्ययन करते थे। शंकरानंद शास्त्री ने स्वयं बाबा साहब को देखा था। वे एक टेबल पर एक विषय की पुस्तक पढ़ते हुए थकान महसूस करने लगे तो उस टेबल से उठे, कुछ उच्चारण करते हुए कमरे में घूमे और दूसरी टेबल पर जाकर बैठे और दूसरे विषय की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब चाय पर बैठे तो शंकरानंद शास्त्री ने उनसे पूछा, बाबा साहेब, इस प्रकार लगातार स्थान और विषय बदलकर पढ़ने से तो आपके ज्ञान तंतु थक जाते होंगे। वे थोड़ा मुस्कुराए और बोले, नहीं, इस प्रकार पढ़ने से ज्ञान तंतु थकते नहीं, बल्कि उनका व्यायाम हो जाता है, अध्ययन का अभ्यास हो जाता है और विषय और स्थान बदलने से मस्तिष्क की थकान दूर हो जाती है और पढ़ने की रुचि और भी बढ़ जाती है। इसलिए अध्ययनशील व्यक्ति को चाहिए कि एक के बाद दूसरे विषय को पढ़कर अपने ज्ञान तंतुओं को आराम दे। यह था उनके अध्ययन करने का ढंग। पुस्तकों के साथ ही उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। रात दिन पढ़ना उनका स्वभाव था। रोजाना प्रातकालीन वातावरण में ज्यादा अध्ययन और मनन करते थे। ये क्रम प्रात नाश्ता करने के बाद प्रारंभ होता और दोपहर के भोजन तक चलता। भोजन और अल्प विश्राम के बाद फिर पुस्तकें पढ़ते या उनका अवलोकन करते। फिर रात में पढ़ना, अध्ययन करना, यही उनका क्रम था। पढ़ने, पुस्तकावलोकन करने और अध्ययन करने का अंतर उन्होंने अपने मित्र, सहयोगी और मननशील परिनिवृत्ति डेडी राव बहादुर एन शिवराज एमपी को बताया था। उन्होंने एक दिन बाबा साहब के संस्मरण सुनाते हुए कहा, मैंने एक दिन बाबा साहब से पूछा कि डॉक्टर आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने बताया कि 56 वर्ष। मैंने कहा कि आपने लगभग 23 साल की आयु में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन शुरू किया। जब तक अमेरिका में रहे वहाँ आपने न केवल यूनिवर्सिटी की विशाल लाइब्रेरी की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ी, बल्कि अन्य लाइब्रेरियों और स्वयं खरीदी हुई पुस्तकों को पढ़ डाला। उसके बाद लंदन में भी दोबारा के प्रवास और अध्ययन के समय में भी असंख्य पुस्तकें पढ़ी। आपके अपने निजी पुस्तकालय में भी एशिया भर से सबसे अधिक पुस्तकें हैं। इतनी पुस्तकों को आपने कैसे पढ़ा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, वहील शिवराज, कुछ पुस्तकें केवल देखी जाती है, उनको थोड़ा इधर उधर यहाँ वहाँ देखकर उसका अंत समझ लिया जाता है। कुछ पुस्तकों को सरासरी तौर पर पढ़ा जाता है। कुछ ही पुस्तकें ऐसी होती है जिनको गंभीरता से आदि से अंत तक पढ़कर उनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मैं इतनी पुस्तकों का अवलोकन, पठन और अध्ययन कर सका। ऐसा था बाबा साहब का अध्ययन। जब वे केंद्रीय सरकार में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने तो वे जहाँ जाते रेलवे सैलून में जाते थे। वो रेलवे सैलून उनका कार्यालय और अध्ययन कक्ष भी था। रेलवे सैलून में उनके साथ कार्यालय की फाइलें और पुस्तकें होती थी। रेलगाड़ी अपनी गति से बढ़ती तो बाबा साहेब अपनी गति से अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अपनी ज्ञान साधना में तल्लीन रहते थे। उनकी स्मरण शक्ति भी विचित्र थी। बारीक से बारीक बातें याद रहती थी। पुस्तक पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण और ग्रहण करने लायक होता उसको वे नोट करके रखते थे। ऐसे नोट वे अपनी डायरी या नोटबुक में उतारते थे। फिर जहाँ कहीं भी उसकी आवश्यकता होती वहाँ उपयोग करते थे। दैनिक समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं को वे अपने ढंग से ही पढ़ते थे। उनके पास इंग्लिश और मराठी के कई दैनिक समाचार आते थे। उन्हें पढ़ने के समय लाल पेंसिल अपने पास रखते थे। जो भी महत्वपूर्ण समाचार छपता था उस पर वे लाल पेंसिल से चारों ओर निशान लगा देते थे ताकि उसे भूल न सके। बाबा साहेब समाचार पत्र पढ़ लेने के बाद निशान लगे समाचार या समाचारों को स्वयं कैंची से काटते
और संबंधित कटिंग फाइल में स्वयं ही चिपका देते थे। 1945 में बाबा साहेब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू दी अनटचेबल्स अर्थात कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया नामक ग्रंथों को लिख रहे थे। उस पुस्तक के लिए उन्हें कुछ संबंधित पुस्तकों की आवश्यकता हुई। उनको अपने पुस्तकालय से लाने के लिए शंकरानंद शास्त्री को आदेश दिया। शंकरानंद शास्त्री जाकर उन पुस्तकों को ढूंढने लगा और उसे उस पुस्तक को खोजने में कुछ देर हो गई। बाबा साहेब स्वयं कुर्सी से उठे क्योंकि उन्हें गुस्सा आ गया था और शंकरानंद शास्त्री के पास आए। किताबों को पुस्तकों की अलमारी से निकालते हुए शंकरानंद शास्त्री से कहा कि इन किताबों की उन्हें आवश्यकता थी। 22 पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली में पूरे हॉल और 2 कमरों को पुस्तकालय बना लिया गया था। उस समय वहाँ उनके पास 35,000 किताबें थी। इसके अलावा राजगृह के पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें थी। इन किताबों का अध्ययन करना ही उनका जीवन था और जीवन का परम ध्येय था। ज्ञान साधना ही उनका परम उद्देश्य था। बाल बच्चों से अधिक उन्हें किताबें प्यारी थी। जाफरन का कहना था कि उनका प्रथम प्रेम पुस्तकों से था। लोकमान्य तिलक का कहना था कि वे कॉलेज में गणित के अध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें देश की स्वतंत्रता के संघर्ष ने अपने ध्येय से हटा दिया। बाबा साहब भी चाहते थे कि कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन अछूतों की समस्या के कारण उन्हें राजनीति की ओर जाना पड़ा। इसी गहन गंभीर अध्ययनशीलता के कारण उनके तर्क अकाट्य होते थे, मान्य होते थे और प्रामाणिक होते थे। उनके इसी अपार अथाह अगाध और अमाप्य ज्ञान के कारण ही अछूतों के उत्साह के जन्मजात वैरी जाति पाति को मानने वाला समाज भी उनका प्रशंसक बना। महात्मा गांधी जैसे उनके कट्टर विरोधी को भी उनकी विद्वत्ता, पवित्रता, परमार्थता और राष्ट्रधर्मिता को गंभीरता पूर्वक मानना पड़ा था। बाबा साहेब के पुस्तकालय को कानपुर के मारवाड़ी सेठ जेके ने कई लाख रुपए में खरीदना चाहा। मनमोहन मालवीय ने भी उनके पुस्तकालय को हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए खरीदने के लिए प्रार्थना की, किंतु बाबा साहब ने अपने पुस्तकालय की सुरक्षा और उसे सदा अपने पास रखने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि उनके जीवित रहते हुए किसी ने पुस्तकों को इधर उधर करने के लिए हाथ लगाया तो या तो वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे या हाथ लगाने वाले को समाप्त कर देंगे। एक बार एक कम्युनिटी ने पूछा कि अगर भारत में साम्यवाद सरकार बन जाती है तो वो तो इस पुस्तकालय को रहने नहीं देगी, क्योंकि साम्यवाद में मुसलमानों के भांति दूसरे ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने नहीं देते। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर ऐसा समय आ गया तो ऐसे ज्ञान विरोधी राज्य में रहने की बजाय वे निज हत्या कर लेंगे। उस कार्य के लिए उनके पास पिस्तौल खरीदने के लिए काफी पैसे होंगे। ऐसा था उनका पुस्तकों पर अगाध प्रेम। अपनी हजारों पुस्तकों की देखभाल वे स्वयं ही करते थे। नौकरों को साथ लेकर किताबों में कीटनाशक दवा भी स्वयं ही छिड़काते थे। जब भी समय मिलता था किताबों की सफाई भी स्वयं ही करते थे। बाबा साहेब अपनी किताबों और अपने अध्ययन के लिए सब कुछ बलिदान कर सकते थे। बाबा साहेब जब भी कोई पुस्तक लिखते तो उन्हें बड़ा आनंद होता था। प्रकाशित पुस्तक को जब वे स्वयं देखते थे तो उन्हें नैसर्गिक सुख की अनुभूति उस प्रकार होती थी जैसे किसी माँ को अपने नवजात शिशु को देखकर होती है। जब भी बाबा साहेब पुस्तक छपवाते तो प्रेस वालों से प्रूफ की प्रति आने पर उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर देते थे, क्योंकि तब तक उनके मान ज्ञान में और वृद्धि हो जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस वाले प्रूफ में काट छाट होने से दुखी तो होते थे, लेकिन उनके अगाध ज्ञान को देखकर शांत हो जाते थे। उनके पुस्तकालय में अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण, भूगोल आदि आदि विषयों पर अनेकानेक किताबें थी। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना होने पर उन्होंने अपने विशाल पुस्तकालय को पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी को दे दिया। यह उनका मान त्याग था। जब भी वे मुंबई आते थे तो वहीं पर रहते और पुस्तकों का अध्ययन करते रहते थे। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध केवल 2 घंटे के लिए आराम करते थे। शेष समय वे चारिका और भोजन के अलावा अपने श्रावकों को उपदेश देने और साधना में बिताते थे। उनके उपासक परम सेवक महाथेरो आनंद के द्वारा उनके सुने हुए उपदेशों को ही बौद्ध आगम त्रिपिटक के निकायों में लिपिबद्ध किया गया है। बाबा साहेब भी 18 घंटों तक सतत अध्ययन करते थे। कभी कभी वे तो सोते भी नहीं थे। शंकरानंद शास्त्री ने स्वयं देखा था कि जब वे अपनी पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया को लिख रहे थे तब वे 24 घंटों तक लिखते और पढ़ते रहते थे। लिखते लिखते जब बहुत थकान महसूस करते थे तो कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने आप को निशांत थकान दूर महसूस कर लेते थे, क्योंकि इस पुस्तक को लिखकर प्रकाशित करके वे गांधी और कांग्रेस की कूट चालों का पर्दाफाश करना चाहते थे। इस पुस्तक को पढ़कर गांधी जी ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर निर्भीक है, लेकिन उनके तर्क अकाट्य है। बर्ची की बाती गहरा घाव करते हैं। पार्लियामेंट हो या बाहर सभी जगह उनके ज्ञान का तेज प्रखर होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने अपनी ज्ञान साधना से संसार में अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया।
ये सारा चमत्कार था उनकी ज्ञानोपार्जना, ज्ञान साधना, अध्ययनशीलता और निर्भीक मनोभाव व्यंजना का। 22 पृथ्वीराज रोड का भवन हो, तिलक मार्ग की कोठी हो, 26 अलीपुर रोड का विशाल भवन हो, सभी जगहों पर उनके कई कमरों में उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय अवश्य रहा। राजगृह तो बनाया ही गया पुस्तकों के लिए था। हर समय उनके साथ रहने वाली पुस्तकें उनके साथी और मित्र थी। हर पुस्तक से वे कुछ न कुछ ज्ञान पाते और उसे पाने के लिए सदा ही अभिलाषित रहते थे। शंकरानंद शास्त्री हर रविवार को अमृतसर से उनके दर्शन के लिए आया करता था। 1944 में एक रविवार को बाबा साहेब शंकरानंद शास्त्री को अपने साथ लेकर जामा मस्जिद दिल्ली के बाजार में पहुंचे। उनका रक्षक भी उनके साथ था। वे वहां पुरानी किताबों की दुकान पर गए। बड़े ही मनोयोग से वे पुरानी किताबों को देखते और जिन्हें पसंद करते उन्हें खरीदते जाते थे। लोगों को जब मालूम हुआ कि मजदूर मंत्री स्वयं पुरानी किताबों की दुकानों पर किताबें खरीदने आए हैं तो सभी आश्चर्यचकित थे। देखते देखते मध्याह्न का खाने का समय हो गया। शंकरानंद शास्त्री ने उसकी याद दिलाई, लेकिन सब व्यर्थ। अंत में विभिन्न विषयों की बहुत सी किताबें खरीदकर ही वे घर वापस आए। रास्ते में उन्होंने कहा कि पुरानी किताबों की दुकानों पर कभी कभी अप्राय दुर्लभ पुस्तकें मिल जाती है। पाठक ये जान ही चुके हैं कि मंत्रालय से घर वापस आते समय कनॉट प्लेस के पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर जाकर नई नई किताबों को खरीद कर लाते थे। मुंबई के पुस्तक विक्रेता हो या दिल्ली के, सभी नई किताबों की सूची पत्रक उनके पास भेजते रहते थे। माननीय जॉन गुंथर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया 1938 नामक पुस्तक में लिखा है कि बाबा साहेब का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालयों में संसार में सबसे बड़ा था। उन्होंने ये भी लिखा है कि लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने पुस्तकों के लिए अपना राजगृह बनाया है। सन 1948 में उनके पुस्तकालय में लगभग 8000 किताबें थी। वो संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। घटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा साहेब ने अध्ययन के सार को पुस्तक के अंत में नोट करने का स्वभाव बना लिया था। वे अपने नोट सांकेतिक भाषा में लिखते थे ताकि कम से कम स्थान में अधिक से अधिक बातें नोट की जा सके। इसके लिए उन्होंने अपनी आंशुलिपि बनाई हुई थी। वो आंशुलिपि कोई दूसरा न पढ़ सकता था और न कुछ समझ सकता था। ऐसा था उनका ज्ञानार्जन, मनन चिंतन, स्वाध्याय और निधि ध्यासन। यदि बाबा साहेब के इस आदर्श को लेकर उनके अनुयायी पुस्तक खरीदने और उनका अध्ययन, पठन पाठन करने को अपने जीवन यापन का एक अंग बना ले तो उनकी ही ज्ञान गरिमा नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनके पारिवारिक जन और उनके बच्चे भी अध्ययनशील बनेंगे। वे भी पुस्तक खरीदना और अपना निजी पुस्तकालय बनाना जीवन की अन्य आवश्यकताओं के भांति आवश्यक समझेंगे। इस प्रकार समाज में जो ज्ञान प्रकाश फैलता रहेगा तो फिर कोई ज्ञाताभिमानी व्यक्ति हमको हेय दृष्टि से नहीं देख सकेगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।